आज का विचार। अगर मरने के बाद भी जीना चाहो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। हेलो, नमस्कार। मैं हूं रेखा सिंह और आप देख रहे हैं संडे ई मैगजीन फुलवारी। राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को टीचर्स ऑफ फुलवारी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। व्यक्ति अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत से करे तो यह देशभक्ति है और राष्ट्र निर्माण में पहला कदम। सरहद पर खड़े वीर जवान, सिपाही, पुलिस और किसान अपना काम बड़ी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। इनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम आस्था के नाम पर अंधविश्वास न फैलाएं, जब महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी, जब हम जाति संरक्षण नहीं सामाजिक सशस्त्रीकरण की बात करेंगे, जब स्वच्छता निर्माण में केवल सरकार नहीं सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा, जब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए विद्यालय आएगा, जब हम स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएंगे। राष्ट्र निर्माण के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। आज संडे ई मैगजीन का ये विशेष अंक देशभक्ति से भरा है। आइए इसे देखें। सर्वप्रथम सुनते हैं एक देशभक्ति गीत जिसे स्वर दे रहे हैं श्री सत्य प्रकाश, प्राथमिक विद्यालय सोताचक के शिक्षक। यही है हिंदुस्तान, यही है हिंदुस्तान, धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना तेरी है ना मेरी ये बेटी किसी किसान की। यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना तेरी है ना मेरी ये बेटी किसी किसान की। यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान। खेत में इसके उगे सच्चाई, प्यार भरा खलिहानों में, बाग में खुशबू उड़े चमन की, दिया जले तूफानों में। खेत में इसके उगे सच्चाई, प्यार भरा खलिहानों में, बाग में खुशबू उड़े चमन की, दिया जले तूफानों में। एक साथ ये कदम मिलाए गीता और कुरान की, धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान। भाव भावना भरतनाट्यम झूमर मणिपुरी की, शोकी कथक वाली है और मुद्रा कथकली की। भाव भावना भरतनाट्यम झूमर मणिपुरी की, शोकी कथक वाली है और मुद्रा कथकली की। गले हार तुलसी की माला बोली है रसखान की, धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान।
आंखों में गंगा का पानी वक्षस्थल विंध्याचल है, बालों में बंगाल की बदली केरल पक्की पायल है। आंखों में गंगा का पानी वक्षस्थल विंध्याचल है, बालों में बंगाल की बदली केरल पक्की पायल है। पंजाबी चुनरी में दम के बिंदिया राजस्थान की, धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान। देता है आवाज हिमालय जननी तुझे बुलाती है, बदल रहा इतिहास वक्त का चाल बदलती जाती है। देता है आवाज हिमालय जननी तुझे बुलाती है, बदल रहा इतिहास वक्त का चाल बदलती जाती है। पूजन करो वतन की मिट्टी मूरत है भगवान की, धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग जहाँ, आपस में सब मिलकर रहते भले हो बोली अनेक यहाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग जहाँ, आपस में सब मिलकर रहते भले हो बोली अनेक यहाँ। सबों के दिल में प्यार है भक्ति अपने देश किसान की, धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान। धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना तेरी है ना मेरी ये बेटी किसी किसान की। यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान, यही है हिंदुस्तान मेरा देश महान। आज योगा में देखिए सूर्य नमस्कार, जिसे बता रही हैं श्रीमती चैताली बनर्जी, मध्य विद्यालय कुरकुरी की शिक्षिका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टीचर ऑफ फुलवारी में हम लोग फिर से हाजिर हैं योगा सेशन में। पहले थोड़ा कुछ योगा मैं आपको बताई हूँ। आज आप लोग को सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगी। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगा का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें छोटा छोटा योगा जुड़ा हुआ है एक जगह, और हम लोग इसको करते हैं तो सारे योगा का फायदे मुझे मिलती है, हम लोगों को मिलेगा। तो ये आपको आज ये छात्राएं दिखाने वाली है। सूर्य नमस्कार से आपको मानसिक तनाव से राहत मिलता है, मानसिक स्फूर्ति देता है, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। आप हमेशा चुस्त दुरुस्त रहिएगा। आपका अगर परेशानी है तो वो धीरे धीरे कम होता है। बहुत ही फायदे हैं, आप इसको जरूर कीजिए। चलिए हम लोग आज इस श्लोक से आज सूर्य नमस्कार देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करें। पहले हाथ ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ को जोड़िए और ऊपर की तरफ देखिए। सांस लेते हुए हाथ को सीधा करिए। अब धीरे धीरे नमस्कार का पोजीशन में आइए, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए। बहुत अच्छा। अब फिर हाथ को खोल दीजिए और हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। अब पीछे की तरफ स्ट्रेच लेना है, पीछे की तरफ झुकिए, पीछे की तरफ। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाइए। टोज को छूना है। अगर पैर बेंड होने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा पैर मोड़ सकते हैं, घुटने को मोड़ सकते हैं। अब एक पैर पीछे जाएगा, एक पैर पीछे ले जाइए, इस तरह से। अब आगे की तरफ देखिए, आगे की तरफ देखिए। अब धीरे धीरे
दूसरा पैर पीछे जाएगा सांस लेते हुए। अब अपना हिप उठाइए और अपने टोस को देखिए। अब धीरे धीरे घुटने को नीचे कीजिए, घुटने को टच कीजिए जमीन को घुटने से। अब फिर आगे से चेस्ट को जमीन पे सटाइए, चेस्ट को हिप ऊपर ही रहेगा। बहुत अच्छा। अब पैर को पीछे से सीधा कीजिए, पेट के बल लेट जाइए। अब धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाइए, भुजंग आसन में आ जाइए। भुजंग आसन, ऊपर देखिए। बहुत अच्छा। नीचे सांस छोड़ते हुए फिर आप घुटने के ऊपर उठिए, घुटने से। हाँ, अब फिर स्ट्रेच कीजिए, हिप उठाइए, हिप उठाइए। एक पैर सामने, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर देखिए। अब दोनों पैर एक साथ, टोस को छूइए। हम लोग पुनः उसी पोजीशन में वापस आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हाथ ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ जोड़िए। नमस्कार का पोजीशन होगा। बहुत अच्छा। अब हाथ बाहर, साधारण। इसी तरह से आप सूर्य नमस्कार को कीजिए और इसके फायदे को देखिए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दिन भर चुस्त दुरुस्त रहिएगा, सारे रोग से आप मुक्त हो जाइएगा। आज मैं श्री अमिताभ बच्चन जी की एक जोशीली कविता सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ, इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा यमुना मेरी आंखें। मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ, विज्ञान और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूँ, न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। पेंटिंग सेक्शन में देखिए गणतंत्र दिवस पर विशेष पेंटिंग, जिसे बना रहे हैं श्री कौशल किशोर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मखदुमपुर के शिक्षक। नमस्कार, टीचर्स ऑफ फुलवारी में आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक पेंटिंग प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी
जमी तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज का मेरा गणतंत्र दिवस का पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। धन्यवाद। आइए सुनते हैं बच्चों के मुख से बोली गई कुछ मनोरंजक बातें, जो न सिर्फ आपको गुदगुदाएंगी बल्कि एक सीख भी देंगी। एक बार नर्सरी की एक शिक्षिका बच्चों से पूछ रही थी, बच्चों बताओ भगवान कहाँ रहते हैं। किसी बच्चे ने कहा आकाश में, किसी ने कहा समुद्र में, किसी ने कहा मंदिर में। एक छोटा बच्चा चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। शिक्षिका ने पूछा, तुम बताओ गोलू भगवान कहाँ रहते हैं। गोलू पहले तो चुप रहा, फिर सिर झुकाए झुकाए बोला, बाथरूम में। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षिका ने प्यार से गोलू को पास बुलाया और पूछा, बेटे तुम्हें कैसे पता चला कि भगवान बाथरूम में रहते हैं। गोलू ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, जब मेरे पापा बहुत देर तक बाथरूम में नहाते हैं ना, तब मम्मी जोर से चिल्लाती है, हे भगवान तुम अभी तक बाथरूम में ही हो। एक बार एक शिक्षक छोटे छोटे बच्चों के वर्ग में पूछ रहे थे, अच्छा बच्चों बताओ बिजली कहाँ से आती है। बच्चे झट झट जवाब दे रहे थे, पवन चक्की से, पावर हाउस से,
बिजली स्टेशन से आदि आदि। इसी बीच एक बच्चा बोला, सर बिजली मेरे मामा के घर से आती है। जवाब सुनकर शिक्षक महोदय चौंक गए और उससे पूछा, यह किसने बताया तुम्हें? बच्चे ने जवाब दिया, जब हमारे घर की बिजली चली जाती है तो पापा गुस्से में कहते हैं, सालों ने फिर बिजली काट दी। बच्चे अपनी मम्मी की बातें काफी ध्यान से सुनते हैं और उसे अपनी उम्र के हिसाब से समझने का भी प्रयास करते हैं। एक बार पिंकी की मम्मी अपनी पड़ोसन से गप कर रही थी। पिंकी भी वहीं बैठी उनकी बातें सुन रही थी। एकाएक वह पड़ोसन से पूछ बैठी, आंटी जी, पहले आप सर्कस में काम करती थी क्या? नहीं तो बेटे, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? पड़ोसन ने पूछा। तब मेरी माँ हमेशा क्यों कहती है कि आप अंकल को उंगलियों पर नचाती हैं? एक बार चिंटू अपनी माँ और दादी के साथ बैठा बातें कर रहा था। एकाएक वह अपनी दादी से पूछने लगा, दादी आप कब टें बोलेंगी? बोलो ना दादी, आप कब टें बोलूंगी? दादी ने झुंझला कर कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसकी माँ जब तक उसे रोकती वह एक सांस में बोल गया, दादी, माँ कहती है कि पता नहीं यह बुढ़िया कब टें बोलेगी, सारा धन छुपाए बैठी है। अतः बच्चों को हमेशा बच्चा ही नहीं समझे, वे समझदारी एवं सोच में बड़ों के भी कान काटते हैं। अगली बार जब आप ऐसा कुछ भी बच्चों के सामने बोले तो इन बातों पर गौर जरूर फरमाइएगा। धन्यवाद। क्राफ्ट सेक्शन में देखिए 3 रंगों के पेपर से बना फूल, जिसे बना रही हैं मधुरिमा चटर्जी, मध्य विद्यालय महंगोपुर की टीचर। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपको तिरंगा गुलदस्ता बनाना सिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए सामग्री क्या क्या जरूरत है? ये न्यूज़पेपर, गोंद, स्केल, कैंची, खाली कोई डब्बा, व्हाइट बटर पेपर, ग्रीन और ऑरेंज जो है झंडी बनाने वाला कागज, और ये पेंसिल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, न्यूज़पेपर को ले लूँगी, उसको हाफ फोल्ड करके उसका जो है स्क्वायर में ऐसे ट्रायंगुलर करके स्क्वायर शेप में उसको काट लेना है। काटने के बाद क्या करना है, इसको रोल करते चलना है, स्टिक बनाना है फ्लावर का। इसको जब हो जाए अब क्या करना है, स्टिक को लेके ग्रीन पेपर, ऐसा ही 5-6 वो स्टिक आप लोगों को बना लेना है। अब ऑरेंज पेपर ले लेना है और स्केल ले लेना है। 15 सेंटीमीटर स्केल से नाप के उसको डबल करके काट लेना है। उसी साइज का व्हाइट और ग्रीन भी काट लेना है जिस साइज का हम लोग ऑरेंज ले रहे हैं। काटने के बाद इसको डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से, फिर उसको फोल्ड करते चलना है ऐसे, और जिधर फोल्डेड पोर्शन है ओपन साइड को छोड़ के जिधर फोल्डेड है, फोल्ड किया हुआ है, उसको हाफ कटिंग लगाना है, पूरा नहीं। ऐसे ही जो है मैं काट के रखी हूँ, व्हाइट में, ग्रीन में, ऑरेंज में। अब क्या करना है, सारा पेपर ले लेना है, पहले ऑरेंज ले लेना है और ये जो मैंने रैप किया है इस पे लपेटते चलना है। अब बीच में व्हाइट डालना है,
उसके नीचे से व्हाइट को रैप करना है। रंग लगा देना है लास्ट में। फिर ग्रीन ले लेना है। और लास्ट में बूंद लगा देना है। देखिए एक स्टिक मेरा तैयार है। इसी तरह से मैंने बहुत सारा स्टिक बना के रखा हुआ है सेम तरह से। अब पॉट की बारी आती है। पॉट कैसे बनाना है? पॉट बनाने के लिए मैं इस डब्बा को लूंगी। इसमें बराबर इक्वल साइज का मैंने येलो, ग्रीन और व्हाइट पेपर ऐसे लंबा लंबा काट लिया है इस तरह से, और इस पे जो है रैप कर देना है। अब ये देखिए मेरा पॉट तैयार है। मैंने पहले से भी एक और पॉट बना के रखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, सारे स्टिक्स जो मैंने बनाए हैं उसको फिट कर दूंगा। ये देखिए मेरा तिरंगा गुलदस्ता बन के तैयार है। आज सुनिए कहानी छाया का सौदा, जिसे सुना रहे हैं श्री सुधीर वर्मा। पोपटलाल नाम का एक व्यक्ति था। वह काफी लालची और कंजूस था। स्वभाव से भी काफी चिड़चिड़ा एवं गुस्सैल। उसके लालची स्वभाव और कंजूसी के चर्चे पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। एक बार पोपटलाल अपने घर के अहाते की सफाई कर रहा था। अहाते में एक घना वृक्ष था जिसकी छाया सड़क तक फैली थी। गर्मी का दिन था। एक राहगीर उधर से गुजर रहा था। तेज धूप में चलते चलते वह काफी थक गया था। उसे थोड़ा विश्राम करने की इच्छा हो रही थी। उसकी दृष्टि पोपटलाल के घने वृक्ष की ओर गई जिसकी छाया सड़क तक फैली थी। राहगीर सड़क के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुआ था कि पोपटलाल की नजर उस पर पड़ी। उसे छाया में बैठा देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने कड़क कर कहा, अरे कौन है तू? मेरे वृक्ष की छाया में क्यों बैठा है? तुरंत उठो, कहीं और जाकर बैठो। उसकी तेज आवाज सुनकर राहगीर ने पलटकर उसे देखा और शांत भाव से कहा, अरे भाई, यह एक सार्वजनिक स्थान है। भला यहाँ बैठने से तुम्हारा क्या जाता है? यहाँ तो कोई भी बैठ सकता है। पोपटलाल का क्रोध और अधिक भड़क उठा। वह बोला, मुझे मत समझाओ, यह मेरा घर है और यह वृक्ष भी मेरा है, इसलिए वृक्ष की छाया भी मेरी हुई। अब तुम यहां से जल्दी भागो, वरना मेरा नाम पोपटलाल है, समझे? उसका नाम सुनकर राहगीर सोचने लगा, ओ तो यही है पोपटलाल जिसके चर्चे पूरे शहर में होते हैं। इसे तो मैं आज सबक सिखाकर ही जाऊंगा ताकि यह भविष्य में किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करे। राहगीर ने मन ही मन एक उपाय सोचा और काफी नरम होकर पोपटलाल से बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वृक्ष आपका है तो इसकी छाया भी आपकी ही हुई, किंतु इसकी छाया तो आपके अहाते के बाहर है। क्यों नहीं यह छाया आप मुझसे बेच देते हैं? मैं आपको इसके लिए 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए, और वह भी इस वृक्ष की छाया के लिए जो है भी हमारे अहाते के बाहर। लगता है कोई सिरफिरा है। खैर मुझे क्या। पोपटलाल ने मन ही मन सोचा और राहगीर से बोला, ठीक है, 500 में सौदा तय हुआ। लाओ निकालो रुपया। वह राहगीर मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, यदि आपको ऐतराज न हो तो इस सौदे का कागज बनाकर दे दे। क्यों नहीं, इसमें भला मुझे क्या ऐतराज होगा। मैं अभी कागज पर लिखकर इकरारनामा लाता हूं, तुम बस रुपए तैयार रखो। पोपटलाल घर के अंदर जाता है और एक कागज पर वृक्ष की छाया का इकरारनामा लिख कर ले आता है। फिर उसे राहगीर को देते हुए कहता है, अब इस वृक्ष की छाया तुम्हारी हुई। राहगीर ने उसे 500 रुपए दिए, कागज लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन जैसे ही पोपटलाल घर से बाहर निकला, उसने राहगीर को अपने घर के आगे
खड़ा देखा। उसे देखकर पोपटलाल गुस्से में बोला, अरे तुम मेरे घर के आगे क्यों खड़े हो? वह राहगीर मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, आपने ध्यान से नहीं देखा। मैं जहां खड़ा हूं आपके वृक्ष की छाया वही है। मैं अब इस छाया का मालिक हूं। यह छाया जहां जहां जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगा। पोपटलाल उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने माथा पीट लिया, लेकिन अब कर ही क्या सकता था। दिन चढ़ने के साथ साथ वृक्ष की छाया पोपटलाल के घर के बरामदे तक जा पहुंची। वह राहगीर अब वहीं जाकर लेट गया। अब यह सिलसिला रोज रोज चलने लगा। वह राहगीर सुबह सुबह भोजन पानी लेकर वहां आ धमकता और शाम ढले लौटता। पोपटलाल उसके इस व्यवहार से काफी परेशान रहने लगा। वह समझ गया कि उसने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली है। एक दिन पोपटलाल के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। उनके लिए दावत का इंतजाम अहाते में ही किया गया था। मेहमान कुर्सी लगाकर उसी वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। तभी अचानक राहगीर वहां आ धमका। वह छाया में बैठे मेहमानों को देखकर गुस्से से बोला, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए उठिए, यह मेरी जगह है। मेहमान उसकी अपमानजनक बात से काफी क्रोधित हो गए। उनमें से एक मेहमान बोला, तुम हो कौन? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह पोपटलाल का घर है। राहगीर ने कहा, भले ही यह पोपटलाल का घर है, लेकिन जहां आप लोग बैठे हैं वह मेरी संपत्ति है। तुम्हारी संपत्ति कैसे? एक मेहमान बोला, हाँ, क्योंकि इस घर के मालिक ने। उसके आगे कुछ कहने के पहले ही पोपटलाल तेजी से वहां आया और उसका मुंह बंद कर दिया और खींचकर उस दूर ले गया। फिर उसे समझाते हुए बोला, देखो भाई, मेरी इज्जत मत लो। मेरी बेटी की मंगनी होने वाली है, बात बिगड़ जाएगी। मैं अपनी गलती मानता हूं। तुम वृक्ष की छाया वापस दे दो और अपने पैसे ले लो। किंतु राहगीर अड़ गया। वह बोला, नहीं पोपटलाल, साफ साफ सुन लो, मुझे अपनी छाया नहीं बेचनी है। मैं तो उसका आनंद उठाना चाहता हूं। पोपटलाल ने उसे समझाया, उसे इंसानियत का वास्ता दिया, उससे माफी मांगी। तब जाकर राहगीर कुछ नरम पड़ गया। बोला, ठीक है, यदि तुम इस वृक्ष की छाया को वापस लेना ही चाहते हो तो तुरंत 5,000 रुपए निकालो। मरता क्या नहीं करता। पोपटलाल ने उसे तुरंत 5,000 रुपए थमा दिए। राहगीर ने भी सौदे का कागज उसे दिया, पूरे 5,000 रुपए अपनी जेब में डाले और मुस्कुराता हुआ वहां से चल दिया। सीख, लालच, कृपणता, मूर्खता और दूरदर्शिता तथा नीचता आदि ऐसे अवगुण हैं जो व्यक्ति को इस कदर भ्रमित कर देते हैं कि उसे खुशी की चाह में दुख, मान के चाह में अपमान तथा धन की चाह में धन हानि उठानी पड़ती है। धन्यवाद। क्विज सेक्शन में देखिए गणतंत्र दिवस पर विशेष प्रश्न। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया? (1976) वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद एवं कितने अनुसूची हैं? 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। शिक्षा का अधिकार कानून देश में कब लागू हुआ? 2010।
राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब हम दूसरों में कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियों को देखें और उसमें सुधार करें। कहा भी गया है, इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। नमस्कार।